गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इतिहास की कक्षा में स्वागत है। अभी तक हमने 11th चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स थे वो डिटेल में पढ़ लिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ज़रूरी प्रश्न थे उनके नोट्स पिछली 13 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने भेजे हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो नोट्स नोट नहीं किए हैं वो वहाँ से पिछली वीडियोस हैं वो उनको देखकर उन नोट्स को ज़रूर आप लोग लिखें। अभी तक हमने जापान और चीन के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। जापान के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने शोगुन से स्टार्ट करते हुए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक तथा उसके पश्चात भी जापान की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। जापान की भौगोलिक स्थिति, शोगुन, मेजी पुनर्स्थापना, मेजी संविधान, मेजी शासकों के द्वारा किए गए कार्य तथा बाद में तोकुगावा वंश के शासक मुत्सुहितो के द्वारा मेजी काल या मेजी वंश की स्थापना करना, मेजी पुनर्स्थापना करना, तोकुगावा वंश का अंत करके मुत्सुहितो ने, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया उसको करेक्ट करता हूं, तो मेजी पुनर्स्थापना के बाद भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। उसके बाद जो बड़े कॉन्सेप्ट हमने पढ़े 1894-95 में चीन के साथ जापान का युद्ध, साथ में ही शिमोनोसेकी की संधि, ये सभी कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़े हैं। उसके बाद रूस जापान युद्ध, उसके कारण, घटनाएं, परिणाम, बड़े कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें। उसके बाद दो अफीम युद्ध चीन और अंग्रेजों के बीच में, जिनका मुख्य कारण कोरिया की समस्या, मंचूरिया की समस्या तथा अफीम युद्ध थे। साथ में इन युद्धों के बाद हुई संधियां, पोर्ट्समाउथ की संधि, तीन की संधि, पिकिंग की संधि, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके बाद हमने चीन के शासनकाल के बारे में पढ़ा कि चीन में किस प्रकार से अलग अलग शासकों ने शासन किया। हमने चीन के इतिहास में चीन के शासकों और बाद में डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा चीन में 1911 की चीनी क्रांति, डॉक्टर सन यात सेन का योगदान, उसके बाद माओ तसे तुंग, समाजवाद, इन सब के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में कोई भी ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैं एक बार 2-4 प्रश्न ऐसे जिनके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको सही तरीके से पिछली वीडियो से कर लेना है। साथ में ही अगली जो वीडियो है उसमें मैं MCQs बना के भेजूंगा, 50, 25, 30 जो भी बनेंगे कल की वीडियो में, वो भी आप लोगों ने कर लेना है। तो आज 2-4 कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो कि आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहेंगे। साथ में और भी
जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले हालांकि, लेकिन फिर भी हम उसमें डिस्कस करने की उनको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शोगुन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे। 1602 ईस्वी में तोकुगावा वंश के लोगों ने शोगुन पद पर अधिकार कर लिया था। वह इस पद पर 1867 ईस्वी तक रहे। इस समय के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। दैम्यो के ऊपर उनका प्रभाव रहा। प्रमुख शहरों खाद्यान्नों पर नियंत्रण वो रखते थे। कोई भी व्यक्ति शोगुनों की अनुमति के बिना सम्राट से नहीं मिल सकता था। उनके अधीन बड़ी सैनिक होते थे। कुल मिला के जितनी भी सारी शक्तियां थी वो शोगुनों के पास थी। तो शोगुन हालांकि जापान के प्रधान सेनापति थे, जापान के सम्राट के प्रधान सेनापति थे, लेकिन कमांडर थे, लेकिन कुल मिला के जापान के शासन पर उनका ही अधिकार था। आरंभ में इन्होंने इस पद को प्राप्त किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये बहुत शक्तिशाली हो गया और कुल मिला के जापान का पूरा साम्राज्य शोगुनों के द्वारा ही देखा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट सामुराई, ये भी हमने बात की। सामुराई जापान की जो युद्ध वर्ग से संबंधित एक आई थी। शोगुन एवं दैम्य को प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। वे अपनी वफादारी, वीरता और सख्त जीवन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 2-2 नंबर के आते हैं। उसके बाद दैम्य, ये 3-4 प्रश्न ऐसे थे जिनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता था। जापान में अपने अधीन क्षेत्र के मुखिया होते थे। वे अपने क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र होते थे। उन्हें अपने अधीन क्षेत्र के लोगों को मृत्युदंड देने का अधिकार था। वे सैनिक सेवा करते थे और लोक भलाई के कार्य भी करते थे। इसके अलावा जो प्रश्न मेजी पुनर्स्थापना हमने बात की पहले शॉर्ट आंसर टाइप में, कई बार डॉक्टर सन्यास सेन कौन थे ये पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर सन्यास सेन आधुनिक चीन के निर्माता उनको कहा जाता है। फादर ऑफ चाइना भी उनको कहा जाता है। तो बहुत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। छोटे प्रश्न में आता है माओ त्से तुंग कौन थे। लंबी छलांग से क्या अभिप्राय है। लॉन्ग मार्च से क्या अभिप्राय है। समाजवाद से क्या अभिप्राय है। द्वितीय विश्व युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक रहा, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और हिरोशिमा तथा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिराए गए। उसके इसी में देखो सबसे, चलो अब बात लगी है तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं, आप लोगों को बता दूं कि आपको आइडिया होना चाहिए दोनों विश्व युद्धों के बारे में। पहला विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। 1919 में वर्साय की संधि हुई। उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ जिसका उद्देश्य था विश्व में एकता स्थापित करना, शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और विश्व को युद्धों से दूर रखना। तो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, इसलिए ये युद्ध था प्रथम जो विश्व युद्ध था ये मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। और उसके बाद ये जो युद्ध था ये 1918 में ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने बताया कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। लेकिन राष्ट्रसंघ विश्व को युद्ध से दूर नहीं रख सका और परिस्थिति ऐसी बनी कि 1939 में एक बार पुनः सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ जिसका मुख्य जो देश थे जो धुरी शक्तियों की ओर से लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान और इटली।
इटली हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इटली धुरी शक्तियों की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि उसका तानाशाह शासक मुसोलिनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध था। तो हिटलर जो जर्मनी का नेतृत्व कर रहा था, मुसोलिनी जो इटली का नेतृत्व कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, और साथ में उनके था जापान। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1945 में ये युद्ध ख़त्म हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के साथ। परमाणु जो बम गिराए गए उनके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ और जापान की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से तहस नहस। तो उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से जापान ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया। हालांकि अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका के सहयोग से एक बार फिर से जापान आधुनिकीकरण की रास्ते की ओर चल पड़ा था। ये हमने उसमें पढ़ लिया था। तो ये सारा के सारे वीडियोस आप लोगों ने देखने ढंग से सही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हमने किए हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जितना भी आपको पीछे हमने वीडियोस भेजे हैं इस चैप्टर से, उनमें नोट्स भी है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट भी है, उनको आप करेंगे। और साथ में ही जो कल हम वीडियो भेजेंगे MCQ में होंगे, उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। ज़्यादा आज कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही है। आप पिछली वीडियो को देखें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसमें सारी चीज़ें हैं, नोट्स हैं, उसको आप अपनी कॉपीज़ पे उतार लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।